आज की कहानी है बूढ़े पिता की देखभाल। हृदय स्पर्शी कहानी। बड़े भाई अंशुल ने छोटे भाई विपिन को फोन लगाकर कहा, अरे विपिन, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। शिप्रा के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वो भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आ पाऊंगा। छोटे भाई विपिन के ऐसे बोल सुनकर गुस्से से बड़े भाई अंशुल का सिर घूम गया। वो झुंझलाते हुए विपिन से बोला, तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना, और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता, वो भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है शिप्रा का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज भैया, मेरे घर में झगड़ा मत करवाइए। रह गया पापा का सवाल, तो आप अंशिका दीदी को पूछो, वो तो यहीं की रहने वाली है ना, और उसका घर भी तो बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। बड़े भाई अंशुल ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा और मन ही मन बुदबुदाया। विपिन का हमेशा यही रहता है, शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वो माँ पापा का सबसे लाडला था, इसलिए पापा मम्मी की देखभाल की उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी ही नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसों की मदद उसने अंशुल की नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को अंशिका दीदी के पास रखने के लिए कहा था, पर अंशिका से अंशुल संकोचवश नहीं कह पा रहा था। अंशिका उसकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। जब माँ जिंदा थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए ऐसा बोलकर उसने मम्मी पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का सोचते भी नहीं है। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए अंशुल भी कभी नहीं बोला, लेकिन अंशुल की पत्नी मानसी ये सब जानती थी। अंशुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे भी अंशिका को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। अंशुल ने बेमन से अंशिका को फोन किया, अंशिका, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए, क्या पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं? अरे भैया, मेरी ननद मेरे पास डिलीवरी के लिए आ रही है, मुझे बताओ मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी या फिर पापा की तरफ। लेकिन अंशिका, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा नहीं, उनको फिर से अटैक आया तो मैं डॉक्टर को कहाँ ढूंढती फिरूंगी। इससे अच्छा भैया तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। अंशिका, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई? हम 3 भाई बहनों के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना क्या अच्छा लगेगा? देखो भैया, मैं तो पापा जी को नहीं रख सकती। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद अंशुल की पत्नी ने उससे पूछा, पापा को कहाँ भेजेंगे? हमेशा की तरह वो फिर से भड़क उठी, हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़े होने के कारण अंशुल ने पापा मम्मी की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली थी। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वो दोनों एक साथ बाहर कभी भी नहीं जा पाते थे। कोई ना कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार विपिन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक विपिन ने मना कर दिया। ये सुनकर मानसी रोने लगी। अंशुल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। जब पापा को पोती पोता से सब बातें मालूम पड़ी तो वो अंशुल से बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम, हम अकेले रह लेंगे, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज्यादा होता रहता है, कैसे आपको अकेले छोड़ सकते हैं? अंशुल सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता अभी भी नहीं निकल रहा था। अंशुल को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देख लिए थे। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके मानसी और बच्चों को टूर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। मानसी का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर अंशुल पास ऐसा
के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और मानसी को फोन करके सूचना दी। वो तो रोने लगी और उसने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। बाद में अंशुल ने ड्राइवर को फोन करके तैयार होने के लिए कहा और वो ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर रतन ने पूछा। फिर अंशुल ने सब बातें उसे बताई। बातें सुनने के बाद ड्राइवर बोला, अरे साहब आप ट्रिप क्यों कैंसिल करते हो? साहब मैं अपने घर लेके जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना, पापा की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है ये सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो वो कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना अंशुल को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा से भी पूछते हैं, वो रेडी हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर रतन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा तो पापा भी तैयार हो गए। वो बोले अगर रतन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रतन ने तुरंत घर पर फोन लगाया। फोन खत्म होने के बाद वो खुशी से बोला सब तैयार है, मेरा पिताजी को तो बहुत आनंद हुआ है। टूर के दिन रतन बड़े साहब को लेकर अपने घर ले गया। बाद में उसने अंशुल और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने अंशुल को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी अंशुल पापा को फोन करके हालचाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16वें दिन रतन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। अंशुल ने पापा की पूछताछ की, मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने, रतन बोल रहा था। दोनों सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे, ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वो एकदम ओके हैं। एयरपोर्ट से आने के बाद अंशुल अपने ड्राइवर रतन से बोला, हमें छोड़ने के बाद पापा को जल्दी से घर लेकर आओ, एक दिन और रहने दो ना बड़े साहब को, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे अब क्यों करनी मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुम ही तो उन्हें संभाला है, वो क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब, अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? बड़े साहब को मैंने संभाला, ऐसा मत बोलो साहब, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बड़े साहब हमारे घर बहुत अच्छे से रहे हैं। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर अंशुल ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए तो बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल और टोपी थी। ये देखकर अंशुल बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी रतन? नहीं कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में मानसिल ने अंशुल को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार उसे दे दो। अंशुल को भी ये सही लगा। रतन के घर जाकर उसने 10,000 रुपए और उसके हाथों में रख दिए। रतन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वो 10,000 उनकी जेब में रख दिए और बोला, ये क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसी बात आए तो बड़े साहब को मेरे पास मेरे घर भेजना। अंशुल का मन भर आया, उसने रतन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद छोटे भाई विपिन और बहन अंशिका का फोन आया कि टूर कैंसिल किया या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था, ऐसा पूछ रहे थे दोनों। अंशुल के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।